जवानों, कैसे हैं? बिल्कुल गजब, बहुत बढ़िया भाई साहब, हमेशा गजब ही रहना है आपको। और मैं भी यही दुआई करता हूं कि आप हमेशा गजब ही रहे। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई हमने लास्ट लेक्चर में एफबीडी ड्रॉ करना सीख लिया था, याद करो सीखा था कि नहीं? और यदि अब भी आपको एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने में तकलीफ है तो भाई पिछला लेक्चर जरूर देख लो। क्लियर है? और भाई यदि एफबीडी बनाने में तकलीफ हुई ना तो ये समझ लो कि मैकेनिक्स को हम लोग रट तो लेंगे, समझ ना पाएंगे। और भाई साहब मैकेनिक्स जो है वो समझने की है, इस वजह से जरूरी है कि आपको एफबीडी ड्रॉ करना आए। प्यारे जवानों, आज इस लेक्चर में हम लोग एफबीडी ड्रॉ करने के बाद का जो स्टेप है वो देखने वाले हैं। मतलब आज हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे और डेफिनेट सी बात है एफबीडी बनाना सीख लिया है, इक्वेशन बन जाएगी आज। इसका मतलब कुल मिलाकर हम सॉल्व करना सीखेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे फोर्स से रिलेटेड, जो कनेक्टेड मोशन के होंगे बेसिकली, आज हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे प्यारे जवानों। लेकिन कंस्ट्रेंट मोशन को आज मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, कंस्ट्रेंट मोशन को इसके बाद इंक्लूड करेंगे। पहले एक बार बिना कंस्ट्रेंट के इक्वेशन के हमें सॉल्व करना तो आ जाए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लो, हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो भाई साहब आज हम लोग सीख रहे हैं इक्वेशंस कैसे बनानी है, उसके कुछ गिने चुने स्टेप्स हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, इस बात को एक्चुअल में ये बात स्टेप्स याद करने की नहीं है, ये स्टेप्स को अप्लाई करने की है और हमें समझ में आएगा तभी हम कर पाएंगे। इसलिए मैं स्टेप्स बताऊंगा, इनको मैं यूज करना सिखाऊंगा और आपको इनका जो यूज है वही समझ लेना है। तो जवानों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि साहब हमें जितनी भी बॉडीज रहेंगी ड्रॉ द एफबीडी, सभी की एफबीडी ड्रॉ करिए। लेकिन मेरे भाई किसकी? ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सब की एफबीडी ड्रॉ करिए। ये क्या होते हैं जी पार्ट्स ऑफ द सिस्टम? माना कि उसने कह दिया दो डब्बे हैं, एक इंसान इन डब्बों को पकड़ के खींच रहा है, तो बताओ डब्बों का एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगी। तो भाई यहां पर हम जो सिस्टम मानेंगे, माना कि हमने दोनों डब्बों को एक सिस्टम मान लिया है, तो दोनों डब्बे उसके पार्ट्स कहलाएंगे। ये होंगे दोनों डब्बे, मतलब ये दोनों उसके पार्ट्स कहलाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जो भी पार्ट्स होंगे सिस्टम के उन सब की हमें एफबीडी ड्रॉ करनी आनी चाहिए और ड्रॉ करनी भी है। भाई साहब अब क्या करें? अब एफबीडी तो ड्रॉ कर ली है, अब अगला स्टेप क्या लें? तो भाई अगले स्टेप में क्या करना है आपको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस असाइन कर देनी है। मतलब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? असाइन करिए। क्या असाइन करूं साहब? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। साहब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को असाइन करिए, मतलब एक सिस्टम को असाइन करिए कि एक्स एक्सिस कौन सी ले रहे हैं और वाई एक्सिस कौन सी ले रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भाई एक नॉर्मल तरीके से हम लोग हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल में वाई लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही ले ऐसा जरूरी नहीं है। माना कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है। अब हमारे लिए मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में मान लो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो उस हालात में आप इसको इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, इसके पैरेलल मान लो एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लें, तो ये भी सही है। आप ऐसे मानेंगे तो ये भी सही है। तो आप कौन सा लेंगे ये टोटली डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, और आपके जो मैनिपुलेशन है, जो आप एनालाइज करेंगे, आपके एनालिसिस के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी कि एक्सिस किस तरीके से ले। बस एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि साहब एक्स और वाई के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल लेना जरूरी है।
क्लियर है? तो हमने क्या करा साहब, सभी सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की एफबीडी बना ली है। दूसरा हमने साहब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हमने असाइन कर दी है। ऐसा है कि देखो भाई 3 एक्सिस होती है, जेड एक्सिस भी होती है, लेकिन नॉर्मली ये यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि तीसरे की जरूरत पड़ती है तो हम तीसरा भी यहां पर इंक्लूड करेंगे। ये भी आप ध्यान रहे, कभी आप सोच जाए कि भाई आपने तो एक्स और वाई के लिए बोला था, जेड के लिए तो बोलना ही नहीं था। देखो नॉर्मली हमारे सिस्टम में 2 एक्सिस होती है, मतलब 2D में हमारा मोशन रहेगा नॉर्मली, कभी कभी तो 1D में ही रहेगा, लेकिन कभी कभी यदि 3D में भी है तो आपको ये काम वैसे ही करना है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू बना रहे हैं हम कि भाई एक्सिस असाइन कर लेनी है। तो 3 एक्सिस है, तीनों असाइन कर लीजिए। एक है तो एक में तो है ही, कभी कभी 2 लेनी पड़ेंगी तो 2 ले लीजिए। आपकी क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज देखी जाएगी। क्लियर है? अरे आया कि नहीं आया समझ? सच्ची बता दो, समझ में तो आया है ना? बहुत बढ़िया भाई। अब बात करते हैं तीसरे नंबर स्टेप की। तीसरा जो नंबर स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब आपको क्या करना है भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस आप एक ही इक्वेशन लगाएं। क्या लगानी है इक्वेशन? F इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन ध्यान क्या करना है कि एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी फोर्स थे उन सब का सम कर देना है और उसको लिख देना है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ध्यान रहे यहां पर भी सबका समेशन है। पहला एक्स एक्सिस में लगाएंगे यही चीज, सेम यही चीज वाई एक्सिस में भी लगाएंगे, सेम यही चीज जेड एक्सिस में भी लगाएंगे। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहां पर हम एफ एक्स को जोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन वेक्टर का ध्यान तो अब भी रखेंगे। मतलब ये है कि माना कि एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो वेक्टर के नियम के मुताबिक दोनों फोर्सेस को यदि हम जोड़ेंगे तो दोनों को एक्चुअल में घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट लग रहे हैं। तो जवानों इस बात का आपको ख्याल रखना है, ये बात अपने नोटिस में डाल लीजिए कि यहां पर ये वेक्टर एडिशन, नो डाउट एक ही डायमेंशन वाले जोड़ने, पहले एफ एक्सिस लगा रहे मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकाल लीजिए और एम इंटू ए के साथ कंपेयर कर दीजिए। ध्यान रहे ये जो टर्म है ये क्या है साहब, नेट फोर्स है एक्स एक्सिस का, और साहब ये जो टर्म है ये भी क्या है, नेट एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन का। और सेम इसी तरीके से सेम यही काम आपको y एक्सिस में करना है, सेम यही काम आपको z एक्सिस में भी करना है। मेरे प्यारे जवानों z एक्सिस में भी सेम काम करें, इस बात को आप लिख लीजिए। समेशन एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एम ए जेड, याद रहे। अब भाई देखो होगा क्या, आज तो मैं सिर्फ यहां तक की बातें ही करने वाला हूं, लेकिन अब क्योंकि हम स्टेप्स लिख रहे हैं तो एक स्टेप और लिख लीजिए कि यदि हमारा क्वेश्चन अब भी सोल्व नहीं होता है, मान लो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, आपने एफबीडी भी बनाई, आपने इक्वेशन मतलब एक्सिस असाइन भी कर दी, फिर आपने इक्वेशन भी बनाई, एक्स में अलग, वाई में अलग और जेड में अलग, लेकिन भाई अब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो घबराएं नहीं प्यारे जवानों। एक स्टेप और है कि हम यहां पर इक्वेशन लगाएंगे बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट। अब साहब ये क्या होती है और इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है ये मैं अगले पार्ट में समझाने वाला हूं। मतलब पहले 2-3 वीडियो जो आएंगे वो तो सिर्फ इन तीन स्टेप्स पर आएंगे, उसके बाद मैं कंस्ट्रेंट मोशन की शुरुआत करूंगा। तो तब तक के लिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम स्टेप वाइज सीखेंगे भाई। हमारा एक ही मकसद है कि हम चीजों को सीख जाएं, और धीरे 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 यदि हम सीखेंगे तो हमारा माइंड सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से ग्रेस्प कर लेगा। और भाई फिजिक्स की खास बात है, एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए, मैं सच्ची बताता हूं भाई, उसके बाद किसी की भी जरूरत नहीं होगी, फिजिक्स तो आप अपने आप ही पढ़ लेंगे। इतना सिंपल सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे जवानों मैं अभी आपको ये 3 स्टेप्स कैसे यूज करने हैं ये करना सिखाऊंगा। कंस्टेंट मोशन को अलग से मैं डिटेल में करवाने वाला हूं, इसलिए तब तक धैर्य बनाए रखें। जब मैं कंस्टेंट मोशन कराऊंगा तब मैं चारों स्टेप वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा।
तो अभी सिर्फ 3 पर फोकस करिए। क्लियर है? तो भाई अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू करता हूं कि कैसे हम यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, लेकिन एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, अब हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फेमस अरेंजमेंट से, जिसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं। भाई ये एक बहुत ही सिंपल सा एक अरेंजमेंट है, जिसको लगभग 18वीं शताब्दी में मोशन के इक्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए जॉर्ज एटवुड ने डिस्कवर किया। और वी कैन से दैट डिस्कवर तो ठीक नहीं रहेगा ना, मतलब बनाया, इन्वेंट किया। ठीक है, तो देखो क्या है ये अरेंजमेंट, क्या है और किस तरीके से हम अपना कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले तो ये जानबूझ के मैंने इसका नाम बताया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि नाम नहीं पता होगा अपने को, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको समझ लेना है एक अरेंजमेंट एटवुड मशीन किसको कहते हैं। भाई एक पुली हमारे पास है, इस पुली के इधर एक डब्बा लटका दिया हमने, लेटेस्ट से मास ले लिया हमने 2 kg। भाई साहब इधर एक दूसरा डब्बा लटका दिया हमने, लेटेस्ट से इसका मास जो हमने ले लिया है, ये ले लिया हमने 5 kg। ठीक है, ये अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट, इसे ही हम एटवुड मशीन कहते हैं। भाई हम लोग इसमें अपने इक्वेशंस को किस तरीके से मतलब अपने जो कंसेप्ट इसको किस तरीके से यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी। जवानों एक चीज अच्छे से माइंड में फिट बैठा लीजिए कि भाई इस हालात में यदि हम कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले हम अपने कंसेप्ट को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा और यूज करने के लिए मैं इसके मास की वैल्यूज को ऐसा कर लेता हूं, मैं इस मास को m1 लेता हूं, इस मास को मैं लेता हूं m2, नाम इस डब्बे का A रख लेते हैं, इस डब्बे का नाम रख लेते हैं B। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम में 3 चीजें हैं, एक डब्बा A है, एक डब्बा B है और एक है साहब पुली। मान लो अपने से पूछा गया है कि साहब इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी, इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी, ये डब्बा किस एक्सेलरेशन से जाएगा, ये डब्बा किस एक्सेलरेशन से जाएगा, और इस पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, पुली की इस हुक पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ये तमाम सारी बातें हमें जाननी है। अब इन सभी चीजों का आंसर बेहद आसान तरीके से हम दे सकते हैं, लेकिन जाना सबसे पहले हमें इसके अलग अलग हिस्सों की एफबीडी बनानी पड़ेगी। भाई एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले ए के पास आते हैं हम। तो भाई ए वाले डब्बे की एफबीडी बना रहे हैं, ध्यान रहे, तो एफबीडी फॉर द ए। भाई ये डब्बा हमने रखा है यहां पे। अब आपको मालूम है साहब इस डब्बे पर नीचे की तरफ मैंने बताया था आपको कि भाई सबसे पहले देखो इस पे फोर्स कौन से लगेंगे। तो पहले तो वेट को लगा दो ताकि और किसी का वेट ना करना पड़े। तो वेट mg तो लगेगा ही लगेगा, इसका मास मैंने m1 माना है तो लगेगा साहब m1 × g, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो हमारी धरती मां लगाएगी ही। ठीक है, तो भाई साहब अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि भाई धरती पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ यदि वो कहीं ऐसी जगह देख जहां ग्रेविटी है ही नहीं तो मत लगाना यार, तो जहां पे ग्रेविटी है वहां m1g तो लगना तय है। ये बात समझ में आई। अब बात नंबर 2, क्या ये डब्बा किसी सरफेस के कांटेक्ट में है क्या? ना जी ना, ये तो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। अब क्योंकि ये किसी के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लगेगी। अच्छा भाई एक बात बता दो, आपके मन में तो सवाल आया होगा कि जी ये रस्सी के कांटेक्ट में है, तो भाई सरफेस के कांटेक्ट में तो नहीं हुआ। और मैंने बताया था यदि रस्सी के कांटेक्ट में है तो यहां पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम टेंशन का नाम देंगे। टेंशन लेनी नहीं है, मैंने बताया था टेंशन हमेशा दूर रखनी है। तो इस डब्बे को कंसीडर कर रहे हैं तो टेंशन इससे दूर रखेंगे, रस्सी की डायरेक्शन में रखेंगे, तो रस्सी ऊपर की तरफ है साहब, इसलिए हम टेंशन लगा देंगे दूर। तो मेरे प्यारे जवानों टेंशन माना कि टी है। अब मैंने एक कंसेप्ट और समझाया था आपको कि भाई साहब यदि हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम रस्सी को मानेंगे आइडियल। क्या बोला मैंने? अरे भाई ये है आइडियल नहीं है, आइडियल है। और आइडियल रस्सी के केस में हम मानते हैं कि पूरी रस्सी में एक जैसी ही टेंशन होगी। इसका मतलब चाहे किसी भी पॉइंट पर देखोगे आप
तो टेंशन सेम रहनी है। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन में प्यारे जवानों हमें पुली के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको भी हम आइडियल लेंगे। भाई साहब जब आइडियल पुली की बात करी जाएगी तो ये स्मूथ होगा इसका ग्रूव, और भाई साहब जब इसका ग्रूव स्मूथ है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फ्रिक्शन नहीं होने के कारण टेंशन जितनी इधर रही वही प्रोपेगेट करके यहां पर भी जाएगी, इधर उधर टेंशन एक जैसी ही रहनी है। तो अब डब्बा नंबर ए पर वापस आए, यदि हम ध्यान से देखें तो डब्बा नंबर ए की जो हालात थी वो कैसी थी, दो इस पर फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है। भाई साहब इस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये डब्बा कहीं ऊपर नीचे जाने की हालात में है क्या? बिल्कुल है भाई। जैसे ही आप इस अरेंजमेंट को छोड़ोगे तो मोशन तो आएगा, हो सकता है ना आए किसी हालात में, लेकिन अभी हम तो श्योर नहीं है। तो मान लो यदि नहीं आना होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। अब मैंने 5 kg ले रखा है, 2 kg, इसका मतलब देखो कॉमन सेंस तो ये कहते हैं कि भारी डब्बा है नीचे जाएगा, तो भाई साहब इसका मतलब हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। यदि आप m1 m2 की वैल्यूज ले रहे हो तो मैं लिख देता हूं कि m2 ग्रेटर देन है m1 से, इसलिए हम मान रहे हैं साहब ये नीचे जाएगा। तो साहब ये डब्बा कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। अब समझने की बात है भाई, हमने इस डब्बे के ऊपर जो फोर्स लग रहे थे उनको प्लॉट कर दिया है, साथ ही साथ में हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि ये डब्बा जा कहां पे रहा है। तो डब्बा ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने से मेरा मतलब एक्सेलरेशन से है। जवानों ध्यान रखना, वेलोसिटी से नहीं है, एक्सेलरेशन से है। हम वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे और एक्सेलरेशन की ही वैल्यू देखेंगे। मतलब इस डब्बे पर हम ध्यान से नजर रखें तो भाई हमें लग रहा है, दिख रहा है डब्बा नीचे जाएगा तो ये डब्बा ऊपर जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने मान ली है ए। अब देखो भाई इक्वेशन लिखना, एफबीडी बन चुकी है। अब बात आती है कि जो एक्सिस बताओ जी, आपने कहा था एक्सिस लेनी है 2 या 3 या 1। भाई इसमें मोशन देखो, क्या एक ही लाइन में मोशन हो रहा है क्या? यस। क्या सारे फोर्स एक ही लाइन में है क्या? यस। इसलिए 2 एक्सिस लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक एक्सिस से काम चल जाएगा। भाई सिंपल से शुरुआत करा रहा हूं ना, तो एक ही एक्सिस से काम चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। अब अपने को ढूंढना है कि इस एक्स जो भी डायरेक्शन ली है आपने, जो भी एक्सिस मान रहे हो, उसको हमें एक्स वाई का नाम देने की भी जरूरत नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स कौन सी तरफ होना चाहिए? क्या कह रहे हो? नीचे हैं या ऊपर? और सोचो तो, सोचेंगे तो ही तो हमारा दिमाग एक्टिव मोड में आएगा। तो मेरे प्यारे जवानों सोचना जरूरी है। तो मेरे भाई यदि हम यहां ध्यान से देखें तो मेरे भाई हो क्या रहा है, डब्बे का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। जवानों न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा साहब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हमें मिलेगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब भाई नेट फोर्स भी ऊपर ही होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये बड़ा होना चाहिए इससे। माना कि ये 100 है, ये 50 है, तो 100 में से 50 घटा दो। माना कि ये 100 है, ये 20 है, तो 100 में से 20 घटा दो। उत्तर ऊपर की तरफ ही आएगा। जो फोर्स बचेगा वो ऊपर की तरफ ही आएगा। क्यों है ऊपर की तरफ? है क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब है कि यदि यहां नेट फोर्स देखा जाएगा तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर के फोर्स माइनस उसके अपोजिट वाले फोर्स, तो भाई साहब ऊपर की तरफ लग रहा था एक फोर्स दैट इज टी, नीचे लग रहा था एक फोर्स दैट इज m1g, तो ऊपर माइनस नीचे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, और ऐसा होने के कारण हम इसको क्या लिख देंगे? इट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। मेरे प्यारे जवानों यदि हम ध्यान से देखें यहां पर, चलो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, पहले आप मुझे एक बात बताओ, यहां तक इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? सच्ची बता दो। अरे आई है ना, बहुत बढ़िया है भाई। यदि आपको समझ में आया ना तो बी वाले डब्बे की एफबीडी खुद बनाओ, एक्सिस खुद डिसाइड करो, और उसके बाद इक्वेशन भी खुद बनाओ। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके साथ मैच करो, मजा आएगा।
क्लियर है? तो इस इक्वेशन का हम 1 नंबर नाम दे देते हैं और अब डब्बा नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई साहब डब्बा नंबर बी की एफबीडी ड्रॉ करते हैं। डब्बा नंबर बी को रखो भाई, जैसा है वैसा ही रखना है। तो ऐसा था, ऐसे कैसा रख दिया। अब मुझे बताओ यार एमजी लगेगा कि नहीं? अरे बता दो, क्या हमारी धरती माँ इस डब्बे को पकड़ के खींचेगी या नहीं खींचेगी? बता दो, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? इसका मतलब भाई नीचे की तरफ तो लगना तय है, दैट इज M2G, और ऊपर की तरफ भाई साहब रस्सी है तो भाई साहब टेंशन लग जाएगी। लेकिन मैंने बताया टेंशन हमेशा दूर रखनी। देखो फिजिक्स कहती है, इसका मतलब भाई साहब टेंशन अवे लगानी है। जो इस बॉडी को भी कंसीडर करोगे उससे अवे। अब ये मत सोच लेना जी इससे अवे थी तो पुली के पास आ गई क्या, नो। जब पुली को कंसीडर करेंगे तो पुली से भी दूर दिखाएंगे, यहां पर भी दूर दिखाएंगे, इससे भी दूर दिखाएंगे। जिसको कंसीडर करना है उसी से दूर दिखाना है। भाई साहब टेंशन ऊपर ले लिए। अच्छा जी एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो प्यारे जवानों एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ ले लेंगे। और मेरे भाई जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स हमारे सिस्टम पे, अभी जो हमने सिस्टम माना वो ये है हमारे लिए, तो अभी यही है। वैसे तो पूरा सिस्टम था, ये उसके एक पार्ट है, लेकिन अभी तो हमारा यहां पे फोकस है। तो इस पार्ट पर यदि हम ध्यान से देखें, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब नेट फोर्स ये नीचे ही आना चाहिए। तो भाई साहब नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन m की वैल्यू यहां m2 है तो m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे जानो क्या यही इक्वेशन बनी थी अपनी? हाँ सच्ची बता दो, यही बनी है ना? बहुत बढ़िया भाई। अब गौर से देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इनमें 2 ही अननोन है। देखो m1 m2 तो गिवन है, g तो गिवन है, तो a और t अननोन है, और इक्वेशन कितनी है? 2। अननोन पे कितने हैं? 2। बताओ सोल्व होगा कि नहीं? हो जाएगा यार, आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा भाई? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो नाउ एडिंग 1 and 2 वी गेट, भाई t से t निपट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो इधर क्या बचेगा साहब? m2g माइनस m1g, और इधर कितना होगा साहब? दोनों जुड़े हैं तो m1a प्लस m2a, यहां से a को कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 बन जाए, और मेरे प्यारे जवानों यहां से g को कॉमन ले लो तो m2 माइनस m1 बन जाए। तो यहां से क्लियरली हमें दिखाई दे गया है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा हमारे पास वो आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू चली जाएगी m2 प्लस m1। भाई m1 प्लस m2 लिखो, m1 माइनस मतलब m2 प्लस m1 लिखो या m1 प्लस m2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और साथ में क्या लगा रखा है? जी। तो प्यारे जवानों ध्यान रखना है, ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है। अब मैंने यहां पर वैल्यू ली थी 2kg और 5kg, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, अगला क्वेश्चन बना के करेंगे, उसमें आप वैल्यू लेंगे 2kg और 5kg और फिर सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर कर लिया। भाई बहुत बड़ी गलती कर लेंगे हम यदि हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो जो है ना, ऐसा नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को आगे फिर से करना है आपको। अब की बार m1 m2 पुट मत करना, बल्कि क्या पुट करना? m1 की जगह 2 पुट करना और इसकी जगह पुट करना 5, और g की वैल्यू को 10 ले लेना। वैसे g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम लोग 10 ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे भाई, ये रिस्की भी होता है, कभी कभार ऑप्शंस हमारे बिल्कुल क्लोज होते हैं तो गड़बड़ भी कर देता है। लेकिन अभी हमारा फोकस कंसेप्ट की प्रैक्टिस पर है, तो आप g = 10 से सोल्व कर लीजिए। अभी ये क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है, अभी तो a आया है, अब t भी तो निकालना है, टेंशन भी तो निकालनी है। तो प्यारे जवानों एक्सेलरेशन तो आ गया, इसका डब्बे का और इसका एक्सेलरेशन सेम है, वैल्यू आ चुकी है। अब भाई साहब टेंशन की बारी है, तो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, या 2 में पुट कर दीजिए, चॉइस इज योर्स। तो माना कि मैं कह देता हूं कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसके बाद लिखना है, इसके बाद लिखना है। मैं इसको मिटा दूं क्या? चलो मिटा देता हूं, लेकिन मिटा दूंगा तो फिर मैं लिखूंगा कैसे? थोड़ी देर बाद मिटाऊंगा, एक लाइन लिख के, है ना।
तो बाई पुटिंग ए इन इक्वेशन नंबर 1, भाई ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा t विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू m1 इंटू ए प्लस m1 इंटू जी। हमें तो मालूम है एज t की वैल्यू ये है इक्वेशन नंबर 1 से, बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट t विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए की वैल्यू रखो भाई। तो भाई नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं, a की वैल्यू ये रही भाई, दैट इज m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, और यहां पर अपने पास है m1 इंटू जी। भाई इसको सॉल्व करना सीखो। तो देखो m1 जी मतलब m1 और g, तो m1 और g को कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 प्लस 1। प्यारे जवानों इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, m1 इंटू जी सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई साहब, m2 प्लस m1 तो एलसीएम आ जाएगा, दिस इज m2 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m1, m1 से m1 निपट जाएगा, कुल मिलाकर यहां पर बच गया 2m2। तो जो हमारे पास टेंशन की फाइनल वैल्यू निकल के आई है वो मैं यहां लिख देता हूं। इसका मतलब टेंशन की जो वैल्यू आई, देखो m1 और g तो पहले से ही था यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे 2m2 और आ चुका है, तो 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो मेरे प्यारे जवानों ये रहा हमारे पास फाइनल रिजल्ट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस फाइनल रिजल्ट को कोई भी स्टूडेंट याद रखने की कोशिश ना करे, इसको आपको हर एक क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट फीड होगा। क्लियर है? तो पहले आपको पूरे मन से ट्राई करना है। अभी जो मैंने बताया इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करो 2 और 5 और इसको सॉल्व करें। तो भाई इसमें क्या सोल्व कर लिया हमने, टेंशन टी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि पुली, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, मेरे प्यारे जवानों पुली का नेट फोर्स बताओ। तो भाई साहब पुली का नेट फोर्स बताने के लिए पुली की एफबीडी बनाओ। भाई पुली की जो एफबीडी है वो ये बनी है, भाई ये पुली थी, सीधी सी बात है, इधर टेंशन टी थी, इधर भी टेंशन टी थी, और भाई साहब ऊपर की तरफ है। अब भाई एक बात बताओ मेरे भाई, आप मुझे छोटी सी बात बताओगे तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, क्या इसका कुछ मास है क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आइडियल है, इसका मतलब नेट फोर्स तो पुली पर कितना है, 0। यहां से हम एक बात और निकाल पाएंगे, माना कि हुक ने इस पर फोर्स लगाया है टी डैश। अब क्योंकि नेट फोर्स 0 होना है पुली पर, इसका एक ही मतलब है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, क्योंकि लेफ्ट राइट में और बाकी जगहों पे तो लग ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया है कि जो टी डैश है इसकी वैल्यू आ जाएगी टी प्लस टी, दैट विल बी 2 इंटू टी। मतलब जो हमारा हुक है वो कितना फोर्स लगाएगा, 2 इंटू टी। क्या अब मेरी बात समझ में आई कि पुली है उसके ऊपर 2T था, पुली के नीचे भी T और T 2T है, इस वजह से टोटल फोर्स कितना है, 0 है। ये बात अच्छे से आपको समझ लेनी है, क्योंकि मासलेस थी पुली, इसलिए इसमें इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। साथ ही साथ में भाई इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं था, क्योंकि फिक्स थी अपनी जगह पे। जब इस तरह से सिचुएशन दे रखी है, इसका मतलब दिस इज फिक्स, तो भी आप यहाँ से भी आप कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे जानो, मैंने तमाम बातें इस क्वेश्चन की करवाई, अब मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूँ। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, रूल याद ही होगा जवानों। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन लिखते ही आप ट्राई करना शुरू कर देंगे। समझ गए हो कि नहीं? तो मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझना है। माना कि ये डब्बा ए है, ये डब्बा बी है, और ये है डब्बा सी। और भाई साहब मास भी ले लेते हैं। माना कि इसका मास है 10 kg
ज़्यादा ही ले लिया क्या? अरे ना जी ना। चलो इसका मास ले लो साहब 5 kg और इसका मास ले लो साहब 20 kg। अपने को क्या है, अपने घर से कोई जाना है, कुछ भी ले लो, इसमें तो जा भी नहीं रहा कुछ भी, है ना। अरे कुछ भी ले लो यार। अच्छा, अब अपने से पूछा क्या क्या, ये ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज, इन तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन निकालना है। और भाई लिख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए बी एंड सी एंड ऑल्सो फाइंड द टेंशन बिटवीन द रस्सी। टेंशन इन द रस्सी बिटवीन ए एंड बी, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी जो है भाई साहब वो निकालनी है। दूसरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में जो रस्सी है उसमें भी टेंशन निकालनी है। साथ ही साथ में पुली जो है वो हुक पे, पुली के ऊपर जो हुक लगा है इसमें कितनी टेंशन है, या कह सकते हैं कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये निकालना है। विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बतानी है। भाई हुक किधर फोर्स लगा रहा होगा पुली पर, ऊपर लगा रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा, दाएं लगा रहा होगा, बाएं लगा रहा होगा, किधर, ये बताना है। ठीक है, तो जवानों शुरू कर दीजिए, देखते हैं भाई। भाई सबसे पहले ए वाले डब्बे को लेंगे। तो जवानों जैसा कि मैंने आपको बताया, ए वाले डब्बे की सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करनी है। तो भाई नीचे mg तो लगना ही लगना था, तो m था इसका 10 और g की वैल्यू भी मैं 10 ले रहा हूं, इसलिए वैल्यू आ गई 100। आप g की वैल्यू को 10 लेके सोल्व करें, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। ठीक है, यहां की बात कर रहा हूं, पेपर में 9.8 गिवन है तो 9.8 ही लेना, कभी वहां भी 10 ही ले लो। अब इंटरेस्टिंग बात है भाई, देखो रस्सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, दैट मींस इट इज आइडियल। लेकिन ये रस्सी यहां से शुरू होती है, इसके ऊपर से गई और साहब यहां पे खत्म हो गई, तो यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम है। मतलब इस रस्सी के अंदर यदि आप टेंशन T1 मानोगे तो यहां पर भी टेंशन T1 ही होगी। लेकिन ये जो रस्सी B और C के बीच में लगी है मेरे भाई, ये कोई दूसरी रस्सी है। कभी कभी वो ये कह सकता है कि ये सेम रस्सी है, लेकिन बीच में हमने नॉट लगा दी, बीच में से हमने रस्सी को बांध दिया, बीच में से हमने रस्सी को पकड़ लिया, तो फिर भाई दोनों तरफ टेंशन अलग अलग कंसीडर करनी है। हो सकता है कॉन्सिडेंस से कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन वो तो एक कॉन्सिडेंस है, आप तो अलग अलग लेकर ही सॉल्व करोगे। तो कहने का मतलब ये है, इधर थी साहब टेंशन T1 और इसके अंदर आपको माननी है टेंशन T2। अब भाई ए वाली बॉडी के ऊपर mg का रोल तो आ गया। दूसरा टेंशन है, टेंशन कहां है साहब, ऊपर की तरफ है। और मैंने बताया था टेंशन कहां रखनी है, रस्सी में रखनी है, और हमेशा पास रखने की दूर रखनी। क्या करूं, पास या दूर? सच्ची बता दो, दूर ही रखनी है ना। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ऊपर रखनी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी इसका एक्सेलरेशन होगा क्या? भाई अब देखो, दे तो रखा नहीं है, पूछा है, तो मान लो एक्सेलरेशन ए होगा। अब आपके मन में दूसरा सवाल आएगा, जी किधर माने, ऊपर माने कि नीचे माने? तो देखो आप कैसे भी मान सकते हो, यदि आपने गलत मान लिया होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। बात समझ में आई? और यदि नेगेटिव में नहीं आया ना, मतलब वैल्यू जैसे जो 10 आनी थी उसका आंसर -10 आ जाएगा। यदि 50 वैल्यू आनी थी तो -50 आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि तुमने बीच में कहीं कांड कर दिया ना, तब कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। तो ये तो भाई देखो, ध्यान रखना आपको। हाँ, यदि आप चाहते हो कि एग्जैक्टली आंसर जो है वही आए, तो इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो। आप मुझे एक बात बताओ, इधर 10 kg है और इधर क्या है 20 और 5 25। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये भारी है तो ये नीचे आएगा और ये कहा जाएगा ऊपर। अब कई बार यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जी इन डब्बों के तो ये नीचे है, तो यही जाना चाहिए नीचे। ओ भाई साहब, इसकी पोजीशन के हिसाब से ये नीचे ऊपर कोई जाएगा यार, ये नीचे या ऊपर जाना है वो डेफिनेट सी बात है, इनकी मास की वैल्यूज पे डिपेंड करने वाला है। तो भाई ये 20 और ये 5 25 है, तो भाई इधर ज्यादा है मास जो हैंग कर रखा है और इधर ओवरऑल मास कम है, तो ये तो कंफर्म है कि ये जाने नीचे की तरफ है और ये जाना ऊपर की तरफ है। तो ये मत समझ लेना जी ये नीचे दे रखा था सबसे, इसलिए हमने सोचा है तो ऐसे ही जाएगा, और माना कि आपने ऐसे ले भी लिया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? वैल्यू तो सेम आएगी। क्लियर है? लेकिन अभी यहाँ पे अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है, जब क्लियरली दिख रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि भाई ये सारा अरेंजमेंट नीचे जाएगा और ये साहब ऊपर की तरफ जाना है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है।
बहुत ही खुशी हो गई जी। अब भाई एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो मैंने आपको बताया ऊपर का फोर्स, क्योंकि एक ही डायमेंशन में है तो अलग अलग एक्सिस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, ऊपर एक्सेलरेशन है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू मास, मास था कितना 10 इनटू एक्सेलरेशन था a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आया समझ में? आ जाओ भाई साहब बी वाले डब्बे की तरफ। ये था जी डब्बा नंबर बी। डब्बे नंबर बी को ध्यान से देखो, क्या इस पे mg लगेगा? क्या डेफिनेटली लगना है जी। तो भाई साहब 5 था तो कितना लग जाएगा 50। क्या रस्सी बंधी है? क्या बंधी है जी। तो कितनी टेंशन लगेगी साहब? T1 ऊपर की तरफ लगनी है, अवे लगनी है, इस वजह से मैंने ऊपर लगा दी है। अब मुझे बताओ क्या इसके अलावा ये किसी और चीज के कांटेक्ट में है? क्या का नहीं है? देखो ध्यान से, क्या ये इस नीचे वाली रस्सी के कांटेक्ट में नहीं है? है। और मेरे प्यारे जवानों, जब जब रस्सी के साथ कांटेक्ट होगा तब तब मेरे भाई उसके अंदर टेंशन आनी ही है, यदि रस्सी टाइट है तो। और जब ये कोई चीज लटक रही है तो भाई रस्सी तो टाइट ही होनी है। इसका मतलब यहां पर इस रस्सी के कारण भी टेंशन आएगी और अवे आएगी, इसलिए नीचे दिखाओगे और वैल्यू मानागी T2 आपने माननी है, यहां पे वही मैंने यहां पे लिख दी है। अब आया समझ में कि नहीं आया कि भाई इस डब्बे के अंदर 2 रस्सियां कनेक्टेड है भाई इस डब्बे से। तो क्योंकि इस डब्बे से 2 रस्सी कनेक्टेड है तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। यदि ये किसी तीसरे के कांटेक्ट में होता तो हम उसको भी कंसीडर करते। तो ये एफबीडी के पॉइंट्स जो है इनको आप रिवाइज करते रहें बार बार हर एक क्वेश्चन में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई शॉर्टकट नहीं, जितना हो सके लॉन्ग कट, ताकि एफबीडी की सारी बातें हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो जवानों, अब इस सिचुएशन को यदि हम गौर से देखते हैं, इसकी हालात को हम ध्यान से देखें, तो भाई ये डब्बा नीचे ऊपर जा रहा था तो ये तो नीचे आ रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब क्योंकि ये तो 1D में ही है तो एक्सिस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है उधर का टोटल फोर्स दैट इज 50 प्लस T2 और उसके अपोजिट वाली जो वैल्यू है दैट इज माइनस T1। दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका जो मास है वो 5 था तो मास की जगह 5 रखा और एक्सेलरेशन की जगह a रख दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है, बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। अब मैं बनाता हूं डब्बे नंबर सी की एफबीडी, यहां बना लेता हूं जगह की कमी के कारण। तो भाई साहब ये डब्बा नंबर सी लिखा मैंने। अब मुझे एक बात बताओ यार, इस डब्बे पे mg लगेगा? डेफिनेटली लगेगा भाईजान, नीचे की तरफ लग जाएगा 200। भाई मास 20 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 200। अब क्या इस पे कोई रस्सी है? साहब रस्सी तो है साहब, ऊपर की तरफ लगा दो T2। अब साहब क्या और किसी चीज से कांटेक्ट में है क्या? ना जी ना। अच्छा, क्या ये T1 रस्सी के कांटेक्ट में है क्या? पहले वाली रस्सी के कांटेक्ट में है क्या? नहीं है। अब ये मत समझ लेना कि जी वो भी तो लगेगी। ओ मेरे भाई, वो इसके साथ कांटेक्ट में है तो इस पे लगाओ ना। जब ये इसके सी के साथ कांटेक्ट में ही नहीं है तो लगाना भी नहीं है। यदि कांटेक्ट है तो हम लगाएंगे और यदि कांटेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो भाई सी का तो कांटेक्ट था ही नहीं तो नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। इसका इस रस्सी के साथ था जिसमें टेंशन T2 थी तो बस उसी का इफेक्ट लेंगे। अब ये देखो जा किधर रहा है? नीचे। तो मेरे भाई नीचे का फोर्स, क्योंकि 1D का ये तो सीधा लिख दो, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर के जितने भी फोर्स है सारे, लेकिन एक ही है तो बहुत ही बढ़िया, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया है कि नहीं आया? अच्छा एक चीज और बता दो मैं आपको भाई, वेरिएबल्स जो अननोन थे वो अपने पास कितने थे? एक T1, एक T2 और एक A, 3 थे। तो 3 इक्वेशन ही बननी चाहिए थी। यदि आप ये 2 इक्वेशन गिवन होती तो सोल्व ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक T1, ये T2, तो 2 वेरिएबल हो गए T1 और T2, और एक हो गया A, 3 वेरिएबल हो गए। अब यदि इनको कुछ भी करके सोल्व करने की कोशिश करते 2 इक्वेशन सोल्व नहीं होती। तो भाई जितने वेरिएबल हैं, अननोन वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उतनी ही इक्वेशन आपको बनानी है।
इसमें तीनों इक्वेशन बन गई। अब जवानों, अब पुली के लिए बनाने की जरूरत नहीं है अभी एफबीडी, अभी पहले इनको निपटाए दो। तो पहले सबको ऐड कर दो, तो ये T1 इसके साथ निपट जाएगा, ये T2 इसके साथ निपट जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ बन जाएगा 250 और उसमें से 100 चला जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 150। भाई कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलती ना हो जाए। वैसे अभी तो मेरे ख्याल से कुछ होगी नहीं है। आ जाओ इधर, 10 और 5 15, 15 और 20 कितने हो गए साहब 35। तो 35 इंटू ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई यहाँ से धमाकेदार 150 डिवाइडेड बाई 35। मतलब 5 से करोगे तो 5 7 35, 5 3 15, मतलब 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया है ए का। और ए की वैल्यू को सीधा पुट कर दीजिए साहब इसके अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 में यदि ए को पुट करेंगे तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये उधर जाएगा 100 तो प्लस में हो जाएगा, तो 100 प्लस 10 गुना ए इज व्हाट 30 डिवाइडेड बाई 7। कुल मिलाकर जो आंसर आया है मेरे प्यारे जवानों वो कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लो, 700 और ये कितना है 300, तो 1000 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन आंसर है। भाई साहब टेंशन फोर्स का नाम है, तो यहाँ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत लिख देना। अच्छा थर्ड इक्वेशन पुट कर लो, सेकंड में पुट कर सकते हो, इसमें दो वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी T1 की और ए की। सीधा थर्ड में पुट कर लो, तो जैसे ही थर्ड में पुट करोगे T2 को उधर लेके जाओ, तो T2 इट कम्स आउट टू बी 200 और 200 माइनस 20 गुना ए, और साहब ए की वैल्यू क्या है 30 डिवाइडेड बाई 7। इसको सोल्व करोगे तो 2 7 14 और 3 दूनी 6, 800 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन आने वाला है। तो मेरे प्यारे जवानों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस भी कराता हूं, लेकिन एक बार इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा अपने को। लेटर से अब की बार हमें ऐसा सिस्टम दे रखा है, ये एक मास है माना कि 5 kg, माना कि इसको एक रस्सी से जोड़ दिया दूसरे डब्बे से जिसका मास है 10 kg। अब ये नहीं है कि जी ये बड़ा डब्बा है छोटा डब्बा, अरे होने को हो जाए यार, अपने को क्या है मटेरियल अलग अलग हो सकता है, एक लोहे का हो एक एल्यूमिनियम का हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। तीसरा डब्बा है साहब, फिर तो लो इसको और छोटा बना देता हूं मैं, और माना कि ये है 15 kg, ठीक है। और भाई साहब इस पूरे डब्बे वाले सिस्टम को 50 न्यूटन के फोर्स से हम खींच रहे हैं, भाई साहब। भाई साहब अपने को बताना है इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी और साहब इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी। नाम मैंने डब्बों के रख दिए हैं, तो जानो हो जाओ शुरू, करें शुरू। एफबीडी बनाना, पहले एफबीडी बनाएंगे फिर इक्वेशन और फिर सॉल्यूशन, खत्म। तो भाई साहब सबसे पहले चलो सी वाले डब्बे की एफबीडी बनाते हैं। भाई आप ये मत सोचना कि एक ही बनानी है, सबसे पहले किसी की बना सकते हैं भाई, ठीक है। भाई ये देखो 15 kg का डब्बा है, तो इस पे नीचे की तरफ mg लगना है, तो 15 को 10 से गुणा कर दिया तो 150 आ गया। और साहब ऊपर की तरफ लगना है नॉर्मल रिएक्शन, और ये सी वाला डब्बा है, मान लो इट इज द NC, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सी, सिर्फ नाम रखा है। अब इस डब्बे को ध्यान से देखो, इस पर 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में दिखा रखा है। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा जी। इधर रस्सी है, जब इधर रस्सी है तो इसमें इधर टेंशन लगेगी, माना कि T1। अब यहां बात समझने की है भाई, जब ये डब्बा देखो, ये जो सरफेस है स्मूथ है, अभी किसी तरह के फ्रिक्शन की तो वैसे भी चर्चा नहीं करेंगे, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो भाई वैसे गिवन भी नहीं है कि कोई फ्रिक्शन है। तो भाई जब इस डब्बे को पकड़ के खींचेंगे तो सीधी सी बात है सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या ये डब्बा अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है क्या? ना जी ना। इस डब्बे में क्या ऊपर नीचे किसी तरह की कोई मूवमेंट हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि इस डब्बे में भाई साहब ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। इसका मतलब यदि वो आपसे पूछता कि इस डब्बे पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, तो आंसर था 150, और यूनिट इसकी न्यूटन होती है, वो आप बता देते।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन भाई यहां पर दो डायरेक्शन है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ध्यान रहे जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है जितना फोर्स ऊपर होगा उतना फोर्स नीचे। मतलब भाई साहब ऊपर एनसी लग रहा था और नीचे 150, तो एनसी इक्वल टू 150 आना तय है। मेरे भाई यदि हम इसमें एक्स एक्सिस को देखें तो भाई ये डब्बा इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे? आप लिखोगे भाई आगे वाला फोर्स दैट इज 50 माइनस पीछे वाला फोर्स दैट इज T1 इक्वल टू इसका मास दैट इज 15 इंटू एक्सेलरेशन। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब यदि मान लो अपने से पूछा ही होता हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन T1 T2 बताओ, वर्टिकल की कोई जानकारी पूछी नहीं है, तो हम उस समय ये चीज ना भी बनाते तो भी चलता। ठीक है, हम ये दोनों फोर्स ना भी दिखाते तो भी चलता। लेकिन प्रॉपर एफबीडी तो तब है जब सारे फोर्स आप दिखाओ और आपको पता रहे कि इस डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे दिखा दिया है मैंने। अब मेरे भाई यदि हम बी वाले डब्बे को गौर से देखें तो साहब ये है डब्बा नंबर बी। डब्बा नंबर बी में ये रखा भाई साहब हमारे पास 10 kg, तो भाई साहब नीचे की तरफ लग जाएगा m/g, तो 100 हो जाएगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी, ये कुछ अलग नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि अलग है सरफेस है, इसका अलग है, इसका अलग हिसाब किताब है। अब इधर टेंशन T1 मारनी है आपने इस रस्सी में, तो इससे दूर दिखाओगे, बी वाले डब्बे से दूर दिखाओगे T1। सी वाले से इधर दिखाया था T1, देखो बी वाले से इधर दिखा रहे क्योंकि जो कंसीडर कर रहे हैं हम ब्लॉक उससे दूर दिखाना है। जो पॉइंट ऑफ मैंने बताया था जहां पर टाइड कर रखा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रस्सी का, उससे दूर दिखाना है। वैसे ही सेम इसमें रस्सी में मान लो टेंशन T2 है तो इधर T2 दिखाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन एक है, क्या हम यहां पर ये 50 न्यूटन का जो फोर्स था वो भी दिखाएंगे? मेरे भाई ध्यान से समझो, क्या ये 50 न्यूटन का इसके साथ कोई कांटेक्ट है क्या? नहीं है ना, तो नहीं दिखाएंगे। तो भाई साहब सीधी सी बात है, सिर्फ यही फोर्स बचे, लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बचा। तो भाई साहब इस डायरेक्शन का फोर्स माइनस इससे अपोजिट फोर्स इक्वल टू इसका मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई ध्यान रहे अभी इन दो इक्वेशंस में 3 अननोन आ चुके हैं, T1 T2 और A। इसका मतलब अभी तो सोल्व नहीं होगा, अपने को एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। हाँ, यहां पर कोई अपने से पूछता वर्टिकल डायरेक्शन का डेटा तो हम लिख देते कि भाई साहब वाई डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो यहां पर जो आंसर आता वो 100 न्यूटन इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ जाती। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना, बहुत बढ़िया भाई। अब डब्बा नंबर ए को उठाओ। जब डब्बा नंबर ए को उठाओगे आप तो ए की एफबीडी भाई आपको खुला खुला बनानी है, कंजेस्टेड ना बनाएं, सीक्वेंस में बनाएं, ठीक है ना। अब ए वाली जो एफबीडी बनाएंगे आप तो ध्यान से देखेंगे, नीचे की तरफ mg लगेगा, m की वैल्यू 5 है, इसका मतलब साहब 50 लग जाएगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी दैट इज Na। ये भाई सीधी सी बात है, कॉन्टेक्ट है इसलिए लग गई। अब देखोगे रस्सी, क्या इससे कोई रस्सी कनेक्टेड है? यस, इससे एक रस्सी कनेक्टेड है दैट इज T2। तो भाई साहब इसमें टेंशन लग जाएगी। T2 किधर लगेगी? B से A की तरफ। है क्या कह रहे हो भाई? ऐसा नहीं होगा, यहां पर टेंशन अभी दिखाओगे। हाँ, यदि B को कंसिडर करते तो इधर ही दिखाते और वही हमने दिखाया था। अब यदि यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब ये नेट फोर्स है T2, ये किसके इक्वल आ गया? इधर ही एक्सेलरेशन था इसका, तो मास 5 था इसका, 5 इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। हाँ, यहां पर ये चीज कंपेयर कर लेंगे वाई डायरेक्शन में, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आप लिख देंगे Na इक्वल टू 50 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ए आया है, जो ग्राउंड ने ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया। अब भाई इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें यदि हम, तो T2 से T2 निपट जाएगा, यहाँ T1 से T1 निपट जाएगा, इधर बचेगा 50
और इधर आना है 5, 15 और 5 20 और 10 30 ए, कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा मेरे भाई 5/3 आ जाएगी ए की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब यदि इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें हम तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5 गुणा में एक्सेलरेशन दैट इज 5/3, कुल मिलाकर 25/3 न्यूटन। ए और 1 के अंदर पुट कर दें तो भाई साहब T1 की वैल्यू को निकालने के लिए T1 को दूसरी तरफ ले जाओ और इसको इसमें से घटा दो, तो 50 में से 15A घटाना है तो 50 - 15 इंटू ए इज 5/3, 3 5 15, कुल मिलाकर ये 25 न्यूटन आएगा। तो अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने टेंशन T1 T2 निकाल ली, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने सबकी नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल ली, यही सब बातें थी। अब मैं यहां पर एक दूसरी छोटी सी चर्चा और करने वाला हूं। मेरे प्यारे जवानों, यदि आप ध्यान पूर्वक देखो तो हम इस सिस्टम, इस ABC वाले ब्लॉक को यदि हम एक सिस्टम मान लें तो ये इसके ऊपर लगने वाला 50 न्यूटन है, इट विल जस्ट एक्ट लाइक एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह से काम करेगा। तो यदि ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह से काम करेगा तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि साहब नेट फोर्स जो आएगा वो नेट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, और मास कितना हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, मास कितना है भाई साहब 15 20 और 30 इनटू एक्सेलरेशन ले लिया ए, इस नेट फोर्स की वैल्यू दे रखी थी 50, कुल मिलाकर यदि आप सॉल्व करते तो यहां से भी वही आंसर आता ए का जो यहां से आया था। लेकिन ये अप्रोच आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवानी थी मेरे को, इसलिए मैंने ऐसे करवाया, लेकिन ये वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज आएगी कि जी हमने इसको सिस्टम माना ही क्यों, हम इसको सिस्टम ना माने तो मत मानो भाई, कर लो ऐसे। फिर उनके मन में सवाल आएगा जी हम इन दोनों को सिस्टम मान ले तो कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर ये T1 जो है, यदि आप इन दोनों को एक सिस्टम की तरह से मानोगे तो जो टेंशन T1 है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। इन दोनों का मास है 15 और एक्सेलरेशन आया था अभी हमारे पास 5 गुणा 3, आप सोल्व करके देख लो, 25 न्यूटन आना चाहिए था और 25 न्यूटन ही आया है। अब आपके मन में सवाल आएगा जी हम ऐसे तो इसको सिस्टम मान ले तो मान लो, इसको सिस्टम मानोगे तो T2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह से काम करेगा और T2 = M/A वही था यहां पर, तो और कुछ था ही नहीं। तो मेरे भाई आपको अलग अलग तरीकों से चीजों को देखना आना चाहिए, मैकेनिक्स में इस चीज की रिक्वायरमेंट है और यहां पर अच्छे मौके भी मिलेंगे आपको अलग अलग तरीकों से करने के, तो आप उन सबको ट्राई करते चलिए, ठीक है ना। याद रखिए हमने जब इसको एक सिस्टम की तरह से माना था तो ये T2 जो है ये इस सिस्टम के अंदर की बात है, उस समय T1 इस सिस्टम के बाहर की बात है। तो हमने क्योंकि इसको सिस्टम मान लिया है तो मास भी इसका ही लेंगे, क्लियर है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें मालूम था जितना इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, इसलिए हमने सीधा वो वैल्यू पुट कर दी है, क्लियर है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये डब्बा आगे निकल जाए और वो पीछे रह जाए, भाई रस्सी की जो लंबाई है वो चेंज नहीं होती है। एक चीज स्टार लगाकर और लिख लीजिए, स्टार लगाकर लिखिए, आइडियल स्ट्रिंग विल बी इनएक्सटेंसिबल। भाई साहब ये इनएक्सटेंसिबल होगी एंड ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, ना तो आप एक्सटेंड कर पाओगे इसको ना आप इसको कंप्रेस कर पाएंगे। ये आइडियल रस्सी का पॉइंट है। आइडियल रस्सी की जो बातें मैंने बताई थी वहीं पर ये बात भी लिख लीजिए, कंस्टेंट मोशन में भी ये बात अपने काम आएगी, क्लियर है। तो जितना ये आगे जाएगा उतना ये भी जाएगा, तो कुल मिलाकर इन सबका एक्सेलरेशन एक जैसा होना चाहिए था, इसलिए हमने यहां पर सबका एक्सेलरेशन ए मान भी रखा है। तो ये दूसरे तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाया। आई होप ये बात भी अच्छे से आपको समझ आई होगी। तो यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ भाई। तो भाई इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक बार इसको साफ कर देता हूं। हाँ तो जानो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि भाई साहब हमारे पास 3 डब्बे हैं, M1 M2 एंड माना कि ये है M3। भाई साहब M1 दे रखा है, ये M2 दे रखा है, ये दे रखा है M3। नाम देना चाहो तो ABC इसका नाम दे दीजिए।
वैल्यू दे रखी है इसकी 5 kg, लेट अस से इट इज 2 kg, लेट अस से इट इज 3 kg, ठीक है। और इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया है, और जवानों फोर्स कितना लगाया है अब की बार वही आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ये फोर्स कितना हमें लगाना पड़ेगा यदि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाए, और ए की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट तो ये है कि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारे जवानों, दूसरी जो बात यहां पर आपको निकालनी है, इसी सेम क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये सारा सिस्टम स्टेशनरी रहे, कितना मैक्सिमम फोर्स हम इस पे लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो चलने लग जाएगा, तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा पाएंगे वो हमें बताना है। मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है भाई, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब एक्सेलरेशन दे रखा है पूरे सिस्टम का तो शुरू करते हैं। तो जवानों ए वाले डब्बे को यदि हम पकड़ें तो ए डब्बे की जो एफबीडी बनेगी, इस एफबीडी के अंदर साहब नीचे की तरफ आएगा m1g, m इज 5 दैट इज 50, और साहब नीचे कोई रस्सी है, माना कि इसमें टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। तो भाई मैं फिर बता दूं आपको, ये रस्सी इसके साथ कनेक्टेड है तो अवे लगेगा टेंशन। भाई दूसरी रस्सी इससे कोई कनेक्टेड नहीं है तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, यहां पर ऊपर की तरफ एफ फोर्स जरूर लगेगा। अब पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो जवानों ये 1D का क्वेश्चन है अगेन। तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे के जितने भी फोर्स है सभी को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इस केस में 2 दे रखा है, मतलब कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई है 5 गुणा 2 दैट इज 10। इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब डब्बा नंबर बी को उठाओ। जब डब्बा नंबर बी को उठाओगे आप तो भाई साहब इस डब्बे के ऊपर नीचे की तरफ mg लगेगा दैट इज 20, ऊपर की तरफ इस रस्सी की टेंशन लगेगी T1, और भाई नीचे की तरफ इस रस्सी की टेंशन लगेगी T2। यहां पर जो अगेन हमसे गलती हो सकती है वो ये है कि हम ये फोर्स भी इस पर दिखा दें। भाई ऐसा नहीं है, वो यहां लगा था जहां पे उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, वहीं आपको दिखाना है, दूसरी जगह नहीं दिखाना है। तो भाई वहीं पर था तो इसमें और कोई लग ही नहीं रहा। हाँ, एक्सेलरेशन इसका भी ऊपर की तरफ ही है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स माइनस नीचे के दोनों फोर्स इक्वल टू मास। इसका कितना था, 2 था, इसको एक्सेलरेशन भी 2 की वैल्यू थी तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणा 2 4 होता है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा होगा। अब भाई सी वाला डब्बा देखिए, सी वाले डब्बे की हालात को देखिए आप। सी वाला जो डब्बा है ये नीचे की तरफ कितना लगेगा साहब, mg दैट इज 30, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन सिर्फ T2 लगनी है मेरे भाई, T1 नहीं लगेगी क्योंकि वो रस्सी इसके कांटेक्ट में नहीं है। हालांकि ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है तो वही आएगा, T2 विल बी इक्वल टू T2 ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, तो T2 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 पहले जवानों तीनों को जोड़ लीजिए तो T2 से T2 निपट जाएगा, T1 से T1 निपट जाएगा, कुल मिलाकर F माइनस, अब देखना भाई जो भी वैल्यू आएगी वो 50 और 20 70 और 30 100, तो भाई साहब माइनस 100 हो चुका है, इक्वल टू 6 और 4 10 और 10 20, कुल मिलाकर मेरे प्यारे जवानों F की वैल्यू आई है 120। तो 120 न्यूटन यहां पर फोर्स आ चुका है। यदि हम यहां पर T2 की वैल्यू निकालते तो T2 की वैल्यू 30 इधर जाएगा तो 36 न्यूटन आना है। T1 की वैल्यू निकालते तो भाई किधर से भी निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 से निकाला, तो लेट अस से हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालते T1 को, तो T1 की वैल्यू कितनी आती भाई, 4 + 20 + T2 दैट इज 36, कुल मिलाकर जो आंसर आता वो कितना आता 60 न्यूटन। भाई अगेन मैंने यहाँ पर G की वैल्यू को 10 कंसिडर किया है। तो प्यारे जवानों बेहद आसान सी बात थी, पहले पार्ट में हमने इसको कर लिया है।
लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उसका आंसर आपको सोचना है। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में ये कराया था कि हम इसको यदि सिस्टम मान लें तो ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स की तरह से काम करेगा। तो साहब यदि हम यहां पर ऐसे लिख देते नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है साहब 5 और 2 7 और 3 10, और साहब एक्सेलरेशन कितना है साहब 2, तो साहब आंसर आ जाता 20। लेकिन हमारा आंसर है एक्चुअल में 120। इसका मतलब ये तो कलेश हो गया कहीं ना कहीं, तो कलेश कहां हुआ है ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन समझ गए कि मैंने पिछले केस में ये कहा था साहब इसको यदि आप सिस्टम मान लो तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, तो हमने लगा दिया जी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास था 10, एक्सेलरेशन था ये, तो कुल मिला के आंसर कितना आना चाहिए 20। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो f की वैल्यू है 120। तो कहाँ गड़बड़ है, या तो ये तो गड़बड़ है नहीं, हमने स्टेप वाइज सारी चीजें सोल्व करी है, ये तो सही है। इसका मतलब कलेश कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआ है। तो अब जरा ढूंढो क्या हमें लॉजिक पता चला है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, अभी बताना है, तभी वीडियो को आगे प्ले करना। पहले कमेंट लिखो फिर वीडियो को आगे प्ले करो, तभी तो मजा आएगा। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, चलो मैं लॉजिक बता देता हूं। अब इसका कारण क्या है, कारण है कि हम यहां पर एक बेसिक मिस्टेक कर गए, और बेसिक मिस्टेक भी क्या कर गए कि हम नेट फोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मेरे प्यारे जवानों, जब हम इसको सिस्टम मानेंगे तो मैंने ये कहा था कि ये एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, ना कि नेट फोर्स का। याद करो, इसका मतलब इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स F हो गया। हालांकि हमारे इस सिस्टम के मास के कारण हमारी धरती मां नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और वो कितना लगाएगी 5 और 3 8 और 2 10, 10 टोटल मास हो गया। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो था साहब वो माइनस कर दे नीचे वाला फोर्स, तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है ये है नेट फोर्स की, और ये हम करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि 20 था। तो अब अपना आंसर 120 ही आएगा जो कि एक्चुअल आंसर है। तो आपको अपने माइंड को खुला रखना है। मैकेनिक्स यदि सीखनी है तो अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खुली रखें, अलग अलग खिड़की से अलग अलग बातें आएंगी, अच्छे से एनालाइज करें, और तब हम कहें भाई अच्छी बात यह है कि मैकेनिक्स जो है वो हमारी आंखों के सामने घटना होते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए बहुत सिंपल चीज है। तो प्यारे जवानों, अच्छे से इस बात को समझ लेना है। यहां पर मैं फिर बता दूं, यदि हम इस चीज को सिस्टम लेंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, ना कि नेट फोर्स का। यहां पर ऑलरेडी mg सबका नीचे लग रहा है। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी ऐसे तो टेंशन भी लग रही थी, उसको क्यों नहीं कंसीडर करा। भाई आप समझो इस बात को कि यदि हम इसको सिस्टम मानते हैं तो एक प्रकार से, यदि हम इसको सिस्टम मानते हैं तो एक प्रकार से ये जो फोर्स है तो एक्सटर्नल है ही है, mg भी एक्सटर्नल है, टेंशन तो यहां पर इंटरनल है। वो इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, इसने रस्सी ने दोनों पर लगाया है, तो वो इंटरनल है। एक प्रकार से एक्सटर्नल यहां पर एक फोर्स नहीं है बल्कि दो फोर्स है। एक तो हमें दिख गया था और दूसरा विजिबल नहीं था, इस वजह से हमसे गलती हुई। तो पहले जो है ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि साहब एक्सेलरेशन 0 मान ले, मतलब स्टेशनरी रहे ये डब्बा, तो कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अब हमें ये करना है। तो जवानों बेहद आसान है, उस समय एक्सेलरेशन को आप 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो इक्वेशंस तो डिट्टो ऐसे ही बनेंगी, बस एक्सेलरेशन 0 होगा तो इस डायरेक्शन में कोई भी टर्म नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर इधर जो आंसर आएगा ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आया था 20, ये 0 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो 100 आएगा। और वैसे भी यार एक बार खुद ही बताओ, टोटल सिस्टम पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, इस सिस्टम को देखोगे तो mg लगेगा, दैट इज 100। तो उतना ही आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, तो f की वैल्यू भी 100 ही आ जाएगी।
जब f की वैल्यू 100 आएगी तो उस समय फिर t1 t2 की वैल्यू उसी तरीके से आप निकाल पाएंगे। ये t2 की वैल्यू क्योंकि ये 0 हो जाएगा m इंटू a, तो ये 30 आ जाएगी। इसी तरीके से t1 की वैल्यू भी आप निकाल पाएंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप यहां तक आपने अच्छे से सभी चीजों को समझ लिया है। तो जवानों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तमाम इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, बहुत ही आनंद आएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर।